वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आज संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं। और ये आपका बहुत ही जहां से प्रश्न बार बार आपसे पूछी जाती है कि आपातकाल, संविधान में आपातकाल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भारत में संविधान में विशेष परिस्थिति में लागू करने के लिए जो अधिकार दिया गया है, इस बारे में हम लोग यहाँ विस्तृत जानेंगे कि आपातकाल क्या होता है, भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख किस भाग में है, किस किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, आपातकाल कब कब लागू किया गया है, आपातकाल लागू करने का क्या कंडीशन होता है, आपातकाल का किस प्रकार शासन व्यवस्था द्वारा यानी सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया। इन सब बातों को हम चर्चा करेंगे। कौन सी आपातकाल जो अब तक लागू नहीं हुई है, कौन आपातकाल सबसे विवादित रहा और कौन कौन से आपातकाल जो लागू करने पर सरकार की भारी जो है आलोचना की गई। इन बातों को हम विस्तृत रूप से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल क्या है? विशेष परिस्थितियों में जो सामान्य परिस्थिति से अलग परिस्थिति होती है उसे हम आपातकाल कहते हैं। जिस तरह प्राकृतिक विपदा की जो स्थिति होती है वह भी आपातकाल के अंतर्गत आता है। जिस तरह किसी क्षेत्र में चक्रवात आने से भारी समस्या आ गया हो या लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन से जो समस्या आती है, उस स्थिति में हम आपातकाल कहते हैं। आपातकाल का अर्थ होता है सामान्य से अलग स्थिति, जिस तरह बाढ़ आ गया हो। तो ये सब तो एक सामान्य प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन हमारी संविधान में कानून व्यवस्था में देश में जब देश की कानून व्यवस्था में देश के संचालन में किसी भी प्रकार की जब समस्या आती है, व्यवधान आती है, जब उस स्थिति में संविधान के सामान्य कानून से चलना मुश्किल हो जाती है, तो उस स्थिति में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है और यह आपातकाल अनुच्छेद 352 से 60 तक दिया गया है। भाग आपसे प्रश्न पूछी जाती है बार बार विभिन्न एग्जाम्स में कि आपातकाल किस भाग में उपबंधित है। तो आपातकाल संविधान के भाग 18 में उपबंधित है। किस किस अनुच्छेद में किस भाग 18 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो 352 से 360 तक जो अनुच्छेद है वह 352 में आते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है, ये भी आपसे पूछी जाती है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल जो 360 में है। तो भारत में 3 प्रकार की आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में किया गया है, जो क्रमशः 352, 356 और 360 में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये हम देखेंगे कि वाइमर गणराज्य से लिया गया है। हम लोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल पर चर्चा करेंगे। ये वाइमर गणराज्य से लिया गया है। जर्मनी वाइमर गणराज्य जर्मनी में है, बना था, वहां से लिया गया है, जिसे हम 1935 के एक्ट के द्वारा समावेश किए। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वह हम जर्मनी के वाइमर गणराज्य से लिए हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में अव्यवस्था की स्थिति में वाइमर राष्ट्रपति बने थे। उनके द्वारा देश में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए एक कानून लाया गया, जिसमें आपातकालीन प्रावधान को बहुत ही कठोरता पूर्वक लागू करने की प्रावधान की गई, जिसे वाइमर गणराज्य जर्मनी में लागू की गई थी। उसे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय संविधान में समावेश किया गया। भारतीय 1935 के एक्ट के अंतर्गत समावेश किया गया, जिसे भारतीय संविधान में लिया गया। दूसरे शब्द में भारतीय संविधान में जो भाग 18 लिया गया है, वाइमर गणराज्य से 1935 के एक्ट में लिया गया, और 1935 के एक्ट से कहां लिया गया? भारतीय संविधान में। इसे हम भारतीय संविधान में लिए। लेकिन यदि आपसे प्रश्न हो कि आपातकाल कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर देना है वाइमर गणराज्य यानी जर्मनी, क्योंकि मूल स्रोत इस आपातकाल का जर्मनी है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लागू क्या है और किन किन परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये जो आपातकाल है, ये मूल संविधान, जो हमारी मूल संविधान थी, मूल संविधान में आपातकाल लागू होने की दो कंडीशन थी। पहला, बाहरी आक्रमण, और दूसरा आंतरिक अशांति। तो मूल संविधान में यह थी। वर्तमान संविधान क्या कहती है, इस पर हम लोग विचार करें तो वर्तमान संविधान, पहला तो बाहरी आक्रमण है ही, बाहरी आक्रमण की स्थिति में तो है ही। दूसरा अब जो बना दिया है वह सशस्त्र विद्रोह। कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की अधिकार देती है, वह अधिकार मूल संविधान में थी कि यदि कोई बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा, देश में इंटरनल जो डिस्टरबेंस हो, देश के अंदर आंतरिक अशांति हो, इस स्थिति में भी आपातकाल लागू की जा सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो आंतरिक आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी, उसमें संविधान की अवहेलना की गई थी, सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। इस स्थिति में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जनता दल सरकार ने एक बहुत ही परिवर्तन कर दिया, और वह परिवर्तन कर दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल लागू नहीं की जा सकती है। अब देश में आंतरिक आपातकाल तब लागू की जा सकती है जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो, यानी हम लोग बंदूक, बम विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर विद्रोह कर दें, अशांति फैला दें, अराजकता फैला दें, अव्यवस्था फैला दें। इस स्थिति में आपातकाल लागू की जा सकती है। यदि हम लोग शांतिपूर्ण रूप से, यदि हम किसी चीज को लेकर देश के जनता सड़क पर आ जाए, इस स्थिति में आपातकाल लागू नहीं की जा सकती है। तो आपको समझ में रखना है कि मूल संविधान में बाहरी आक्रमण यानी बाहर से जो युद्ध की स्थिति में, और आंतरिक आपातकाल में हम जो है आंतरिक अशांति के आधार पर हम आपातकाल लागू कर सकते थे। लेकिन अब वर्तमान जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में यह बन गया है कि हम आपातकाल तब लागू कर सकते हैं जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो और बाहरी आक्रमण जो पहले मूल संविधान में दिया गया था वह बना हुआ है। प्रश्न उठता है कि आपातकाल क्या होती है, किस तरह से इसे लागू की जाती है और इस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ती है।
तो आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू घोषणा की जाती है। यदि देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है तो वह केवल भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो उसे एक माह के अंदर संसद के दोनों सदन द्वारा पृथक पृथक बहुमत से और मतदान देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से इसे पारित करना अनिवार्य होता है। अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की गई, यदि 1 माह की तिथि बीत गई तो वह निष्प्रभावित हो जाएगी, वह आपातकाल समाप्त मानी जाएगी। जब संसद के दोनों सदन पृथक पृथक 2/3 बहुमत से आपातकाल की अनुमोदन कर देती है तो एक बार में ये 6 माह तक लागू रहेगी। ऐसा संसद अनुमोदन करती रहे तो यह लंबी अवधि तक, अनंत काल तक लागू हो सकती है, रह सकती है। कहने का अर्थ है कि आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति जब घोषणा कर दिया राष्ट्रीय आपातकाल तो 1 माह के अंदर उसका अनुमोदन करना अनिवार्य होता है दोनों सदन के द्वारा पृथक पृथक। अन्यथा 1 माह बीतने के बाद राष्ट्रपति की आपातकाल जो 352 के अधीन लागू होता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, वह समाप्त माना जाएगा। जब आपातकाल लागू होती है तो क्या प्रभाव पड़ती है? तो आपातकाल लागू होने पर केंद्र का शक्ति प्रभाव हो जाता है। राज्य की शक्ति जो है पूरी तरह छीन हो जाती है। राज्य की सभी व्यवस्था पर, बजट पर, राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाती है। 250 अनुच्छेद के अधीन राज्य सूची पर संसद कानून तब बना सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सूची पर साधारण स्थिति में, सामान्य स्थिति में राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब देश में आपातकाल लागू हो जाए तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को होती है। बजट जो प्रावधान होती है वह बजट बनाने का भी अधिकार जो है संसद को होती है। राज्य में वित्तीय स्थिति कैसे चलेगी, इस पर सभी पर अधिकार संसद की हो जाती है। आपातकाल में विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में विधानसभा, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसके अंदर चुनाव संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो आपातकाल के समय राज्य पर यह प्रभाव पड़ती है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है। राज्य की वित्तीय बजट संसद से पारित होती है। राज्य की सभी सिस्टमों पर केंद्र के दिशा निर्देश हावी होती है, प्रभावी होती है। राज्य को कोई औचित्य किसी भी क्षेत्र में विशेष संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं रह जाती है। यदि राज्य सरकार उसका उपयोग भी करती है तो वह केंद्र के दिशा निर्देश पर करती है। दूसरी बात, संसद जो लोकसभा है उसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब लोकसभा जब राष्ट्र आपातकाल समाप्त हो तो फिर उसे अविलंब जितना जल्दी हो सके चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आपातकाल जब राष्ट्रीय आपातकाल होती है उस समय मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपसे एक प्रश्न होता है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार 358 और 359 ये 2 अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। 352 के अधीन जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो 358 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी जो अभी वर्तमान में हमें 6
6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। 6 जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के अधीन, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति मौलिक अधिकार संबंधित जिस भी भाग या कानून को निलंबित या सीमित करने संबंधित दिशा निर्देश दे वह लागू होगी। 358 में स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित या निलंबित करने का स्थिति उत्पन्न स्वतः हो जाती है जब राष्ट्रपति 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की घोषणा करती है, लेकिन 359 के अधीन राष्ट्रपति जिन जिन बातों को नोटिफिकेशन द्वारा जिन जिन मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने संबंधित दिशा निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, वह लागू होती है। ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 किन्हीं भी परिस्थितियों में समाप्त नहीं की जा सकती है और ना ही सीमित की जा सकती है। कहने का अर्थ है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो मौलिक अधिकार की तो हनन की जा सीमित की जा सकती है, मौलिक अधिकार को निलंबित की जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसे सीमित नहीं की जा सकती है और ना ही निलंबित की जा सकती है। आपातकाल के दौरान जैसे सामूहिक मिलन, समारोह, सम्मेलन, सामूहिक पूजा करना, इन सब पर तो रोक लगा सकती है, सार्वजनिक स्थान पर जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है, लेकिन किसी भी हालात में 20 और 21 अनुच्छेद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रावधान द्वारा सीमित नहीं की जा सकती है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल, इन बातों की अब हम चर्चा करेंगे। तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बार बार पूछी जाती है कब कब लागू हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। पहली बार जो है यह लागू हुई है 26 अक्टूबर 1962 में। कब तक रही? तो 10 जनवरी 1968 तक ये रही। दूसरी बार कब लागू हुई? तो दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में लागू हुई और ये कब तक रही? तो 27 मार्च 1977 तक रही। तीसरी बार कब लागू हुई? तो तीसरी बार 25 जून 1975 को लागू हुई और ये कब समाप्त हुई? तो 22 मार्च 1977 को समाप्त हुई। अब इस 3 युद्ध के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। 3 आपातकाल जो भारत में लागू हुई, इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे। पहली बार जो आपातकाल लागू हुई 22 अक्टूबर 1962 को अचानक चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो इस स्थिति में भारत में आपातकाल लागू हुई। फिर हम देखेंगे आगे भारत पाकिस्तान युद्ध भी होती है, राजनीतिक अस्थिरता भी रहती है। इन स्थिति में हमारी देश में अभूतपूर्व अकाल आती है, सूखा पड़ती है। इन परिस्थितियों में ये लंबी अवधि तक आपातकाल लागू रही, जो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक रही। यानी विदेशी आक्रमण के आधार पर पहली बार भारत में आपातकाल चीन आक्रमण के परिणाम लागू हुई थी। दूसरी बार भारत में आपातकाल 3 दिसंबर 1971 में लागू हुई। जैसा कि आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच
भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 के बीच युद्ध लड़ी गई, जिस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया। 93,000 सेना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी दुनिया की समर्पण है, जो दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण भारत ने पाकिस्तानी सेना को करवाया, जो 93,000 की सेना अहमद नियाज अली के नेतृत्व में जो पाकिस्तानी सेना थी, वह जगजीत सिंह अरोरा के सामने समर्पण किया। तो इस प्रकार एक बांग्लादेश जो 26 मार्च को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उन्हें भारत ने एक स्वतंत्र राज्य देने का दर्जा भी सर्वप्रथम दिया। तो उस समय जब हम 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध किया बांग्लादेश को लेकर, तो भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई, अर्थात विदेशी आक्रमण के आधार पर भी, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी दूसरी बार भारत में आपातकाल लागू की गई। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तीसरी बार आपातकाल, 2 आपातकाल के बारे में देश में कोई विरोधाभास नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया गया। लेकिन तीसरी बार जो भारत में आपातकाल लागू हुई वह 25 जून 1975 को जो लागू हुई। हालांकि द्वितीय आपातकाल जो लागू हुई वह 27 मार्च 1977 तक रही, लेकिन उसी बीच में 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगा दिया, और यह देश में सत्ता का दुरुपयोग माना जाता है। आप लोग को यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि आंतरिक आपातकाल, 2 प्रथम आपातकाल जो है वह हमारे संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरी आपातकाल जो है यह संवैधानिक दृष्टि से गलत मानी जाती है। आखिर यह आपातकाल क्या थी? कांग्रेस के विरोधी दल 25 जून को काला दिवस मनाते हैं, कांग्रेस के विरोधी 25 जून को काला दिवस मनाते हैं। यह आपातकाल क्या है? तो यह आपातकाल जेपी आंदोलन, जो जून 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम टोटलिटी रिवोल्यूशन कहेंगे, समग्र क्रांति कहेंगे, सप्त क्रांति कहते हैं, उससे देश में अव्यवस्था तो उत्पन्न पूरी तरह नहीं थी, लेकिन देश में भारी व्यापक मात्रा में श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध होने लगा। व्यापक स्तर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के जब विरोध में देश के जनता सड़क पर आ गई जेपी आंदोलन के दौरान, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए, कहा जाता है कि इन्होंने आपातकाल लागू किया। सत्ता बचाने के लिए आंतरिक आपातकाल लागू करना 25 जून को इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी राजनीतिक कमजोरी मानी जाती है, और यह भारत में सत्ता का खुल्लम खुल्ला विरोध माना जाता है। खुल्लम खल्ला इसका उल्लंघन माना जाता है, संविधान का उल्लंघन करना, सत्ता का दुरुपयोग करना। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करवा दी, और यह 26 जून को क्या हुआ? 26 जून को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया, जो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि इतनी महत्वपूर्ण फैसला श्रीमती गांधी ने व्यक्तिगत रूप से ले लिया था। यही कारण है कि जब जनता दल सरकार आई, तो जनता दल सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया, और इसमें पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया, और कहा कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बिना आपातकाल नहीं लागू की जाएगी। यानी आपातकाल लागू अब तब की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को भेजे। दूसरा, अब सशस्त्र देश के अंदर सशस्त्र जब विद्रोह होगी, जब हिंसक विद्रोह होगी, तभी आपातकाल लागू की जा सकती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल पर आपातकाल लागू नहीं की जा सकती है। तीसरी बहुत बात कही गई कि जरूरी नहीं है कि आपातकाल पूरे देश में लागू हो, आपातकाल किसी क्षेत्र विशेष में भी लागू हो सकती है, देश में पूरे लागू होना कोई जरूरी नहीं है। जनता दल सरकार ने द्वितीय और तृतीय आपातकाल जो है वह 22 मार्च और 27 मार्च को क्रमशः वापस ले लिया, हटा दिया। तो आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल विशेष परिस्थिति में है और यह हमारे संविधान के अनुरूप हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए 44वें संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अब हम लोग जो एक बहुत ही विवादित रहता है वह है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 356 क्या कहती है कि जब देश में, अनुच्छेद 356 यह कहती है कि जब देश में राज्य की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकार है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 अनुच्छेद का प्रयोग किया जा सकता है। एक है कि जब विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं हो, और दूसरा जब राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो जाए। कहने का अर्थ है कि आपातकाल के बारे में आपने पढ़ा, अब अनुच्छेद 356 पर हम बताने जा रहे हैं। 356 का प्रयोग जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है, जो बहुत ही विवादित रहा है, इसके बारे में यह समझना है कि संविधान में क्या प्रावधान है। तो 356 के अधीन यह प्रावधान है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। तो ये संवैधानिक तंत्र विफल होने का दो कंडीशन है, जब विधानसभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं हो अथवा राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने में चूक कर रही हो, सफल नहीं हो रही हो। कहने का अर्थ है कि जब किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत सदन में नहीं मिले, कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, इस स्थिति में 356 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेते हैं वह मंत्रिमंडल के द्वारा होती है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा ली जाती है। दूसरा, यदि राज्य सरकार कानून व्यवस्था, किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यदि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाने में चूक करती है, यदि राज्य सरकार कानून उनकी अच्छी नहीं चल रही है, यदि वह संविधान के अनुरूप नहीं है, वहाँ हिंसक वातावरण फैल रहा है या किसी विशेष प्रकार की समस्या आ रही है, सांप्रदायिक दंगे हो रही है, या ऐसे ही किसी प्रकार की बात हो जो संविधान के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, यानी वो संविधान के अधीन जो उनको दायित्व दिया गया है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को, यदि उसको वह पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार केंद्र को है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई राज्य सरकार द्वारा अप्रत्याशित घटना होती है, बहुत भारी घटना घटती है, तो उस पर गृह मंत्रालय उनसे पूछती है, रिपोर्ट मांगती है। यदि रिपोर्ट संतुष्टजनक हो तो कोई बात नहीं, यदि उसकी ज़रूरत जो समस्या है वह केंद्र से उनको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन फिर भी यदि राज्य सरकार उस व्यवस्था में अपनी स्थिति बेहतर नहीं कर पा रही है तो अंततः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। वहाँ विशेष परिस्थिति में बिना राज्य से पूछे हुए सेना भेज सकती है, जैसा कि बंगाल में आपने पिछले वर्ष देखा है कि वहाँ सेना भेज दिया गया जब वहाँ हिंसक वातावरण हो रही थी, जबकि वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी, वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं चाहती थी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, कि वहाँ पर सेना भेजा जाए।
जाहिर है कि केंद्र को यह विशेषाधिकार है कि जब संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो गया हो, विफल होने का दो कंडीशन है, एक चुनाव में कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में चुनाव के बाद नहीं हो, और दूसरा वहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो, अर्थात वह संविधान के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं हो। अब हम देखेंगे कि 356 का प्रयोग कहां तक बेहतर है और किस आधार पर इसका विरोध भी हो रहा है। स्पष्ट है कि भारत को एकीकृत रखने के लिए, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पर केंद्र का नियंत्रण होना तो जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर राज्य के विकास के लिए विकेंद्रीकरण का होना भी जरूरी है। जाहिर है कि 356 का प्रयोग यदि कानून संविधान के अनुरूप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह सही मानी जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि इसका भारी दुरुपयोग किया गया है। विभिन्न बार विभिन्न सरकारों ने, जब केंद्र में कोई पार्टी की सरकार है और राज्य में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, तो केंद्र उसके साथ ईर्ष्या-द्वेष, शत्रुता भाव जैसी रखते हैं, और उनकी जब भी कोई थोड़ी समस्या आती है तो उस सरकार को गिराने में कतई संकोच नहीं करती है। तो दूसरे शब्द में केंद्र 356 का प्रयोग राज्य पर अपना दबदबा बनाने के लिए भी करती है। यही कारण है कि इसका भारी विरोध भी हुआ है। ऐसे दर्जनों मामला है जो हम विगत भारत के 70 वर्ष के इतिहास में देख सकते हैं, जब देश की शासन व्यवस्था 356 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है, केंद्र ने शक्ति का दुरुपयोग किया है, राज्यपाल को एजेंट के रूप में केंद्र ने प्रयोग किया है, जबकि राज्यपाल एक संवैधानिक संस्थान है, उन्हें संविधान में कुछ अधिकार दिया गया है, उनकी पद बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, उनकी मान सम्मान की पद है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 356 का जो सरकार ने विरोध किया है, इससे पहले सरकार का विरोध भी राज्य स्तरीय पार्टी कर रही है। विशेष रूप से जिस राज्य में केंद्र का सत्ता नहीं है, केंद्र में जो पार्टी है वह राज्य में नहीं है, वहां यदि थोड़ा भी समस्या आती है तो केंद्र सरकार इसका सत्ता का दुरुपयोग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाती है। इस बारे में हम बताना चाहेंगे कि भारत में सर्वप्रथम भार्गव सरकार को हटाने के लिए पंजाब में यह जो है 356 का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसका प्रयोग 100 से अधिक बार अब तक किया जा चुका है, इसका दुरुपयोग भी किया जा चुका है। जैसा कि जानते हैं कि मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण विवादित इस पर 2 फैसला रहा, एक उत्तराखंड में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में सरकार को हटा दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए दोनों सरकार को बहाल कर दिया और कहा कि इन्हें किसी भी प्रकार से शपथ लेना या कोई मंत्री को शपथ ग्रहण लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अवैध रूप से हटाया गया था। वे हटने की उनकी कोई औचित्य नहीं थी, कानून रूप से अवैध थी, यानी दूसरे शब्द में वह तो मुख्यमंत्री और उनके सदस्य मंत्री थे ही। तो 356 का हम जानते हैं कि पहली बार भारत में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पुनः सरकार बहाल कर दी गई। हालांकि इससे पहले सर्वप्रथम भारत में 2005 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय ने भुट्टो सिंह द्वारा श्री लालू प्रसाद को जो हटाया गया था मुख्यमंत्री से, उसे असंवैधानिक करार दिया था। कहने का अर्थ है कि 356 का हम न्यायालय में बाद ला सकते हैं और कानूनी रूप से वह उचित नहीं है तो उसको अवैध घोषित की जा सकती है और वैध सरकार को पुनः बहाल की जा सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के प्रथम काल में ऐतिहासिक फैसला दिया। इससे पहले 2005 में भुट्टो सिंह राज्यपाल द्वारा श्री लालू प्रसाद को हटाने पर अवैध संवैधानिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया कि 356 का प्रयोग असंवैधानिक था। ऐसा पटना उच्च न्यायालय ने दिया था फैसला पहली बार भारत में। और अभी अभी जो पिछले मोदी सरकार में 2 राज्यों में हटाया गया था
वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को, जिसका पुनः बहाल करके सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अवैध रूप से हटाई गई 356 के अधीन सरकार को पुनः बहाल कर दी जा सकती है। यह एक बड़ी ही स्वस्थ परंपरा या स्वस्थ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपनाई है। इस कारण अब कोई भी सरकार राज्य सरकार को हटाने से पहले 100 बार सोचेगी। 356 के लिए संविधान में यह प्रावधान है कि 2 माह के अंदर दोनों सदन द्वारा पृथक पृथक रूप से यदि पारित कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन जब लागू की जाती है राज्य में, तो 2 माह के अंदर यदि राज्य सरकार जहां 356 का प्रयोग किया गया है उसके 2 माह के अंदर यदि संसद दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक साधारण बहुमत से, यहां 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से यदि संसद में पारित कर देती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लागू होती है। इस प्रकार संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा बार बार अनुमोदित करके 6-6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। इसको समाप्त कब कर सकते हैं? तो जब भी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री चाहें तब 356 वापस ले सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल के द्वारा इसको वापस लेने की साधारणतः परंपरा रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल का अनुमोदन भी नहीं लिया और सीधे राष्ट्रपति को 356 हटाने के लिए अनुरोध कर दिया, पत्र भेज दिया। तो स्पष्ट है कि 356 के प्रयोग लागू करना और हटाना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके लिए लागू करने के लिए जिस दिन राष्ट्रपति 356 की घोषणा कर दी उसके 2 माह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक साधारण बहुमत से यदि पारित हो तो 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे कितना समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो 6-6 माह पर यदि संसद अनुमोदन करती रहे साधारण बहुमत से तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक यदि 356 का प्रयोग करना ही हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा। और ऐसा देखेंगे 1990 से 96 तक जम्मू कश्मीर में, भारत में सबसे लंबी अवधि तक कहां रही 356 का प्रयोग? जम्मू कश्मीर में 1990 से 1996 तक 6 वर्ष तक। और ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। पहली बार भारत में 356 का प्रयोग कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो आप देखेंगे कि 3 वर्ष से अधिक तक 356 का किसी भी राज्य में स्थिति किसी भी राज्य में लागू नहीं की जा सकती है। यदि इससे अधिक लागू की जाती है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकरिया आयोग ने 356 के प्रयोग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्था दी, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर ही 356 का प्रयोग करेंगे। 356 के प्रयोग में लागू करने से पहले लोग विधानसभा को भंग नहीं की जाएगी। 3 माह तक कम से कम वहां लोकप्रिय सरकार बनाने की प्रयास राज्यपाल करेगी। यदि 3 माह बीत जाने, चुनाव के 3 माह बीत जाने के बाद भी यदि कोई राज्य सरकार राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो तो विधानसभा भंग की जा सकती है। उससे पहले यह था कि जब ये राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हुआ तो विधानसभा भंग हो जाती थी, सरकार समाप्त हो जाती थी। लेकिन वह नियम अब बदल गया है। अब राज्यपाल की पहले तो लिखित सिफारिश चाहिए, दूसरा उचित कारण चाहिए, तीसरा इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, चौथी बात कि विधानसभा तुरंत भंग नहीं की जाएगी, सिर्फ निलंबित की जाएगी। यदि 3 माह के अंदर राज्यपाल कोई लोकप्रिय सरकार बनाने की स्थिति में ना हो तो फिर यह सिफारिश, तब इस स्थिति में राज्यपाल वहां विधानसभा भंग कर सकती है और राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा सकती है। और जब ही कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में आने की हो तो वहां फिर चुनाव द्वारा लोकप्रिय सरकार अविलंब बनाने की प्रयास करती है। अनुच्छेद, अब हम लोग 360 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। जैसा कि आप जान रहे हैं ये वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। भारत में वित्तीय आपात
अमेरिका से लिया गया है। यह वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अधीन है, जिसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वित्तीय आपात लागू होने के 2 माह के अंदर में दोनों सदनों द्वारा इसे मंजूरी मिलना अनिवार्य होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। यह एक बहुत ही बेहतर बात है, बहुत ही राहत देने वाली बात है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुई है। 360 के अधीन जो वित्तीय आपात का प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति इसे लागू करती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज सहित, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज सहित किसी भी प्राधिकार की वेतन भत्ते आदि सुविधाओं में कटौती कर सकती है। दूसरे शब्द में, संविधान में जिन्हें संवैधानिक रूप से यह सुरक्षा दिया गया है कि उनके वेतन भत्ते आदि में उनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं की जाएगी, लेकिन वित्तीय आपात के काल में उनमें भी कमी की जा सकती है। यह प्रावधान यदि 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाए तो। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार आपने 3 आपातकाल के बारे में देखा। पहला आपातकाल हमारे देश में जो संविधान के अधीन दिया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को एकीकृत रखने के लिए, भारत को एकता बनाए रखने के लिए, भारत को सुदृढ़ करने के लिए और भारत वर्ष की अवधारणा जो विष्णु पुराण में है उसको चरितार्थ करने के लिए 352 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है। लेकिन इसका दुरुपयोग करने से हमें बचना चाहिए। जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया आंतरिक आपातकाल लागू करके। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, जो 356 के अधीन है। 356 के अधीन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसे लागू करना तो उचित है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक अधिकांश मामलों में यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो इस अनुच्छेद का दुरुपयोग देखने को भी मिलती है। केंद्र में यदि कोई सरकार किसी पार्टी की हो और राज्य में यदि उसके विरोधी या अन्य पार्टी की हो जो उसके समर्थक पार्टी नहीं हो, तो उस स्थिति में केंद्र का फैसला जो है इम्पार्टिकल रूप से प्रायः नहीं देखी जाती है, जल्दबाजी वहां की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सरकार बहाल करके केंद्र सरकार को भारी इस विषय पर जो है समस्या लाई है कि भविष्य में वह इस तरह की कोई भी आदेश देने से पहले, कानून लागू करने से पहले बार बार सोचे। यह बड़ी खुशी की बात है कि अनुच्छेद 360, यह बहुत खुशी की बात है कि भारत में अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है और भविष्य में भी नहीं हो, ऐसा ही हम लोग की पूरी इच्छा है और ईश्वर ऐसा ही करे। धन्यवाद। आप लोग से एक विशेष निवेदन है कि जो वीडियो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से विभिन्न विषयों पर, मैथ पर आपको मुकेश सर द्वारा, रीजनिंग पर सुकेश सर द्वारा, इंग्लिश पर रवि सर द्वारा दी जा रही है, उनके दिए गए जो अंदर आपकी विषय वस्तु से संबंधित डिस्कशन है, जो लेक्चरर है उसको अवश्य सुने, क्योंकि उनसे आपको विभिन्न परीक्षाएं में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और घर बैठे आप नौकरी में सफलता पा सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना और दिल्ली जाना ही है। यूनिक भारती पब्लिकेशन जो लगभग 30 वर्षों से छात्र छात्राओं के बीच अमूल्य सेवा दे रही है, उनकी एक नई पहल है और इस नई पहल को आप लोग साकार करें। इसके लिए जरूर लाइक करें, शेयर करें। यदि इसमें आपकी कोई समस्या हो, त्रुटि हो, तो वह निश्चित ही कमेंट करें और संभव हो
तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि आप सब्सक्राइब भी करें और नियमित रूप से देखते रहें। हम या जो और सर हैं जिनकी नाम अभी अभी हमने लिया है, उनके विषय वस्तु वो लोग बहुत ही पुराने जाने माने सर है। मुकेश सर जिनको पटना में छाए हुए टीचर हैं, इसी तरह सुकेश सर भी हैं और रवि सर भी जाने माने जो है हैदराबाद से पढ़कर आए हुए टीचर हैं। तो आप इन लोगों की विषय वस्तु को देखें और हमें विश्वास है कि जब आप शांति से उसको पूरी तरह स्थिरता से एक बार देखेंगे तो आगे बार बार देखते रहेंगे। धन्यवाद।